साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, जिनके पास इक्विटीज इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। अनु जैन फंडामेंटल रिसर्च के साथ टेक्निकल और डेरिवेटिव्स की भी अच्छी पकड़ रखती हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय उन्हें मार्केट कैसा लग रहा है। अनु, गुड मॉर्निंग। क्या ये माने कि अब मार्केट धीरे धीरे इस वॉर लाइक सिचुएशन को पचा चुका है, या फिर अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी और एक्सपेक्ट करेंगी आप? इंडिया विक्स क्योंकि अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लेवल्स पर है। पहले तो निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हम पिछले 13 दिन से एफआईएस का फ्लोज देख रहे हैं, जबकि 15 दिन से हमें पता था कि कुछ ना कुछ होगा, आई थिंक काफी हद तक मार्केट ने हजम कर लिया। और जहां तक कि हमने एक्चुअली पीछे जाके भी देखा था कि जब भी पाकिस्तान के साथ अर्लियर भी skirmishes हुई हैं, तो जनरली 3 से 4% का फॉल पे स्टेबलाइज होते थे। इस बार जिस तरीके से जब रात को जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ने एक 300 पॉइंट का ब्रेक देके और जिस तरीके से कल सुबह खुला है, आई थिंक इट इज शोइंग अ लॉट ऑफ maturity कि इट इज एक्सपेक्टिंग दिस टू काइंड ऑफ प्ले इटसेल्फ आउट। हाउएवर इफ एस्केलेशन टेक्स प्लेस, मेरे ख्याल से आपको एक सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल 24,200 और 23,800 ये लेवल्स पे हमको बहुत स्ट्रांग नजर रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप वीवैप देखें, जब से हाई बना था मार्केट का सितंबर में और अभी तक, तो वीवैप का लेवल ही 23,800 है। तो जहां तक आप वीवैप के ऊपर रह रहे हैं, तो वो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो वो 23,800 आई थिंक इज द गोल्डन लेवल आई विल वॉच। बट या फॉर द शॉर्ट टर्म तो वो 24,200 तक का लेवल है। एंड मेरे ख्याल से उसका जो अपर साइड है वो 24,600 है। तो मेरे ख्याल से अगला हम एक पूरा महीना इस 23,800 और 24,600 में काटते हैं। आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का एक वो होगा। बिकॉज हम बहुत सी बार सिर्फ लेवल देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि आपने उस लेवल पे टाइम कितना गुजारा है। आई थिंक द फैक्ट कि ये 13-14 दिन आपने ये लेवल पे गुजारा है, वो एक बहुत बड़ा साइन स्ट्रेंथ का है मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट करेक्शन भी देता है, तो जिस काफी लोगों को फोमो है कि उन्होंने 21,800 पे, 22 पे, 22.5 पे, 23 पे कुछ नहीं खरीदा है, तो अगर बाई चांस ये आपका 23,800 टूटता भी है, तो मेरे ख्याल से वो एक काफी बड़ी लेने की अपॉर्चुनिटी होगी। सो दैट्स द व्यू। हमने पहले भी कहा था हम अप्रैल और मई में स्लोली ऐड करेंगे, अग्रेसिव क्लाइंट्स के लिए 2 महीने में, नॉन अग्रेसिव क्लाइंट्स में 4-5 महीने के लिए। तो हम वही स्ट्रैटेजी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब जो निफ्टी के 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी, उन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? तो बैंक निफ्टी वाइल इट इज लीडिंग द मार्केट, एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से ये अभी हो रहा है, मेरे ख्याल से ये आपको अगर नीचे और 5% का दे सकता है। इट इज अ सिमिलर व्यू टू व्हाट आई हैव फॉर निफ्टी कि आपसे को 3 से 4-5% का इंडेक्स के ऊपर ऑन अ बैड डे मिल सकता है, बट दैट्स अ प्लेस टू कलेक्ट ऊपर में। लेकिन निफ्टी इज गिविंग अ बेटर चार्ट पैटर्न फॉर अ ब्रेकआउट। अगर ये आपको बेसिकली ये 24,600 निकलता है, तो 25,000 पहले, और देन ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड्स द प्रीवियस हाई। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो सैचुरेशन दिख रहा है कि 56,000 के ऊपर, उसके ऊपर लेग्स कम है। Relative to that, I think if I were looking at the charts of NBFCs and insurance within the financial sector, जो बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, I think those would probably be the leaders at that time. So it will be financials, but in a different format. जहां तक कि आईटी का सवाल है, जो चार्ट्स हम देख रहे हैं उसमें कोई मेजर मूव आपको लार्ज कैप में नहीं दिख रहा है। बट जैसे कि आज आप कोफोर्ज की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, या मैं परसिस्टेंट का चार्ट देख रही थी, तो इट इज द सेम गाइस जो मल्टीपल्स हाई हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वहीं पे उनके चार्ट्स भी अच्छे हैं। सो वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, बट अगर रहना है तो वो 2-3 नाम जो अगर हम पिछले 4 साल 5 साल से होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंसिव रहे, वहीं पे हमें कंफर्टेबल अभी लग रहा है। अनु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक थीम, कैपिटल नमस्कार। मार्केट थीम, जिसको लीड कर रहा है इस वक्त बीएससी। लुक एट M6, एंजल वन थोड़ा नंबर्स के बाद हल्का सा सिंक हुआ था, लेकिन फिर भी वो ऊपर आ रहा है। देन अगर आप CDSL कैंप्स को देखें, ये पूरी बास्केट काफ़ी वाइब्रेंट है। अभी इस थीम पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली आफ्टर BSC नंबर्स?
हमने वो पीक आउट देखा था इन आई थिंक जब वो एक ईटीएफ आया था ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड जनरली हमने जब डिफेंस का ईटीएफ आया था तब देखा था कि पीक्ड आउट, जब हमने फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखा था तो इट पीक्ड आउट। गिवन द फैक्ट कि मेरे ख्याल से वर्स्ट इज ओवर, तो एक्सचेंजेस शुड डू वेल। आई थिंक बिटवीन बीएसई एमसीएक्स, MCX is showing more promise right now on the charts. ये overbought है, but yeah, it can continue to do that. In fact, if there is a talk of NSE coming out with an IPO in the next 1 year, these will stay elevated. And probably अब तो आप NSE को भी off market ले सकते हैं. That will also at this price seems to be a good buy. So all three exchanges positive. BSE just the thing कि overbought है, charts बहुत overbought है. जहां तक कि broking houses है, I don't think I'm still positive on them. चाहे वो कोई भी हो, it is not just a particular name which you took, but I'm not positive on them. However, I feel that probably you can look at other intermediaries जो account opening की हैं, या all of those would probably जो खुद correct की हैं along with all of these. I think those are the places where we would focus on. But overall exchanges पे view बिल्कुल काफी positive है. ओके अच्छा, एक थीम जो काफ़ी स्टेबल रही है, स्ट्रांग भी रही है, और उसमें कुछ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव स्टॉक्स भी हैं अनुज जी, दैट्स हॉस्पिटल स्टॉक्स. लुक एट अपोलो हॉस्पिटल स्टिल क्लोज इट विद ऑल टाइम हाई. लुक एट मैक्स हेल्थ केयर. यहाँ पे व्यू क्या है और क्या चीज़ करने लायक है इस प्राइस पे अभी भी? तो हमारे पास दोनों हमारे पोर्टफोलियोज में है, तो दैट्स डिस्क्लोजर. वी फील दैट ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट्स हैं, आई विल डाइग्रेस अ बिट, तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है. आई थिंक वो कंटिन्यूसली अगले 2-3 साल पे ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल सी अ स्ट्रेस एंड देन वो स्टेबलाइज हो जाएगा. आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट. आपका जितना वॉलेटिलिटी हमने पिछले 10 साल में नहीं देखी, आई थिंक अगले 10 साल में मैं उतने देखेंगे. एंड मैं 10 साल की बात कर रही हूँ, 1 साल की बात नहीं कर रही हूँ. तो आपके पास आपके पोर्टफोलियो बिल्ड में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए विच विल स्टे वेरी गुड इन बैड मार्केट्स. तो वो आपका हॉस्पिटल्स एंड थिंग्स लाइक दैट विल डू वेल. जहां तक कि मैं अभी भी बात कर रही थी कि मुझे इंश्योरेंस के ऊपर काफी पॉजिटिव व्यू है, तो मैक्स के ऊपर आई थिंक यू कैन मेक अ गुड 15-20% इफ यू आर एन इन्वेस्टर. इफ थिंग्स पिक मोमेंटम इट कुड बी इवन हायर. अपोलो हॉस्पिटल आपने अगर देखा कि ये करेक्ट भी किया था, वापस अब वापस उस लेवल पे आ गया है. मेरे ख्याल से इसमें भी आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा. ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वालिटी के स्टॉक्स 25-30% दे, बट दीज आर स्टॉक्स विच विल नॉट फॉल व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग. एंड जब आपका मार्केट इज अगेन एट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द नॉर्मल वैल्यूएशन, देन आपको ऐसे स्टॉक्स रखने चाहिए जो कम गिरेंगे या ना गिरेंगे. सो दीज शुड डेफिनेटली बी इन योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स. आपको मेरे ख्याल से हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस के ऊपर अप टू अबाउट 10% का आप एलोकेशन कर सकते हैं. ओके. एक जो स्पेस जिसने काफ़ी शानदार कमबैक किया है वो है स्मॉलर बैंक्स. हम ओवरऑल बैंकों की बात कर चुके हैं, लेकिन मेरा फोकस इस समय है 2-3 छोटे बैंकों पर. बंधन बैंक हुआ, IDFC फर्स्ट, AU बैंक थोड़ा वोलेटाइल है, बट RBL बैंक का, इनमें से कोई चार्ट आपको अच्छा लग रहा है? वेरी ऑनेस्टली हमने एयू को देखा था, बट हमें जिस तरीके से उसको कंपेयर किया with say some of the smaller NBFCs. I'm taking out your Bajaj Finance and I'm taking out your Chola. I think your smaller NBFCs, because आप एक रिस्क ज्यादा ले रहे हो फ्रॉम एक HDFC ICICI, आप उससे ज्यादा रिस्क ले रहे हो. आई थिंक अगर मुझे थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो मुझे शायद एक्सिस का चार्ट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड फंडामेंटली ऑल्सो 27 विल बी वेयर एक्सिस विल हैव अ बेटर रिजल्ट. So if I want to play slightly more risk than say a HDFC, ICICI, Kotak, then I would look at Axis, which doesn't come in the same category जैसे कि आप बोल रहे हो. नहीं तो अगर मुझे स्मॉलर में जाना है तो मुझे चाहे वो जियो है, चाहे वो अदर चाहे वो अदर NBFCs हैं, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है. एंड उसमें लग रहा है कि probably you will get better gains. Then the third highest risk category is your PSU banks, जिसके किसी के भी रिजल्ट मुझे कंफर्ट नहीं दिए हैं, तो मैं डेफिनेटली वहां पे नहीं जाऊंगी. तो मेरे ख्याल से स्मॉलर PSUs इज द बास्केट वेयर आई वुड लुक एट इफ आई वांट टू हैव अ बैंक निफ्टी प्लस प्लस रिटर्न,
with a slightly elevated risk. So it is a risk adjusted thing which I would look at. ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, टाटा मोटर्स का चार्ट क्या कह रहा है? एक ऐसा स्टॉक जो या तो बहुत शानदार अपसाइड देता है, बहुत बड़ी गिरावट देता है। अब 1100 से करेक्ट हुआ, 600 तक गया, 600 से वापस 700। दिस इज accumulation zone. और शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली ये 750 780 तक मतलब आपको 1-1.5 महीने में दे सकता है। बट अगर ये जो ट्रेड पॉलिसीज सेट होती हैं और इससे हमारी भी यूके के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज चल रही हैं और यूके यूएस की भी चल रही हैं, मेरे ख्याल से इसमें ये फिर आप एक साल में आपको 900 तक दे सकता है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पिक एट दिस टाइम। इनफैक्ट कॉन्ट्ररी टू की कंजम्पशन वीक है, आपका ऑटो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक आपका ऑटो इंडेक्स, एक आपका सीमेंट, एक आपका पावर और एक आपका एनबीएफसी, ये 4 should be my thrust areas for the next full 1 year. तो उसमें yes, Tata Motors can be very well be a part of it. अच्छा अनुज जी, लास्ट प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, 2 थीम्स को कवर कर देते हैं यहाँ पे। पोस्ट पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स, मतलब पीएनबी हाउसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, इट्स ड्राइविंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एज वेल। एक ये एचएफसीज और एक और केमिकल बास्केट, में 2 बास्केट्स को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। इसमें से आपको सबसे प्रॉमिसिंग क्या लग रहा है? केमिकल बास्केट में यू विल हैव टू गो बॉटम अप। आप वो यू कांट हैव दैट फुल सेक्टर व्यू, बिकॉज आज भी आप देखो जिस तरीके से आज यूपीएल के ऊपर चाइना ने लगाया है, किसी ना किसी कंपाउंड पे कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेस आ जाता है। वी आर पॉजिटिव ऑन द केमिकल बास्केट बट वी आर पॉजिटिव ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड आई थिंक ये ऐसा स्टॉक है या ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको 15 से 20% बनता है। यू शुड टेक इट एंड यू शुड गेट आउट। इट्स बिकम मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मार्केट देन कि आप जिस तरीके से हमने पिछले राउंड में शायद दीपक नाइट्राइट 3 साल होल्ड किया था या अतुल होल्ड किया था, that kind of market is gone for that sector because with the geopolitics this is going to get impacted a lot. Which was the other sector you were asking me? मैं केमिकल्स और उससे पहले एचएफसीज की बात करी यहाँ पर अनुज जी। HFCs I think is a decent Housing consumption finance. story. Yeah, housing finance में मेरे को सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर हम कंजम्पशन स्लो देख रहे हैं इस समय, जो हमने पिछले 1-1.5 साल से देखा है, and if property prices are going up and IT पे hiring is getting slow, this can be a average performer. जो हमने एक burst देखा था, that burst में settle out, उसमें PNB obviously is one of the guys where we are very comfortable with, but I would keep my eyes open on what's happening in the IT industry because that's been a very big contributor to your second tier town demand for real estate. एंड दैट इज समथिंग आई वुड कीप माई आईज ऑन। जिस तरीके से हमने रिटेल में एक सैचुरेशन और एक फॉल देखा है पिछले 1-1.5 साल में, जब ये लॉन्गर ट्रेंड होता है तो वो हाउसिंग पे इम्पैक्ट करता है। एंड इफ द मार्केट्स पिक अप एंड हमने, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, मैं ट्रैवल कर रही थी कैलकाटा एंड क्लाइंट्स टोल्ड मी कि कैलकाटा का पूरा लग्जरी मार्केट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द मार्केट। सो स्टॉक मार्केट चलता है तो उनका लग्जरी मार्केट चलता है। So it will also be linked to the market, how the markets do. But I think not as positive on HFCs as I am on NBFCs and insurance. But it's a neutral position. It's not a negative position. ओके, ये बात आपने बिल्कुल सही कही मैम, कि जब प्रॉस्पेरिटी आप क्रिएट करते हैं इक्विटी मार्केट में, उसी से लग्जरी लाइफ में आती भी है। मेरे ख्याल से 5 साल में जो रियल स्टेट में हमने मूव देखा है ना, उसका गजब बेनिफिट लिया है। मैं हल्का सा सरप्राइज हूँ कि अनु सरप्राइज थे इस चीज़ से। कोलकाता में तो ये मतलब वो तो वहाँ पे तो अगर मार्केट डाउन है तो सब कुछ डाउन, मार्केट ऊपर तो सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे तो। एनीवे अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए Thank और you. सभी इंडस्ट्रीज पे स्टॉक्स पे अपनी राय रखी। आपने बहुत शुक्रिया। नाम कोटक सिक्योरिटी